तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने मौर्यन एम्पायर को पूरा पढ़ लिया था और अब 3 लेक्चर टोटल लगेंगे, सिर्फ 3। अगले 3 लेक्चर्स में मैं एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। तो एटलीस्ट अब आपको एंशिएंट हिस्ट्री कहीं और से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप एंशिएंट हिस्ट्री में ये वीडियोज़ रिफ़र कर लो और 50 पेजेस की नोट्स है, 50 पेज की नोट्स मैंने बना दी है, वो आप ले लो टेलीग्राम चैनल पे जाके शुभम@ऑफिशियल। आप सब्सक्राइब भी वहाँ पे कर लो इस चैनल को और वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। तो शुभम@ऑफिशियल पे आपको 50 पेज की एंशिएंट हिस्ट्री की फुल नोट्स आपको क्या है मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से ले लो। ठीक है, तो टोटल इसके लिए कितनी वीडियोस बनी है? 10 वीडियोस बनी है जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 10 वीडियोस एंड 50 पेज का नोट्स। ये आपको क्या करना है, ये वीडियोस आपको सारे रिवीजन के लिए भी आप आ सकते हो, यहाँ पे वीडियोस दे सकते हो, और आप 50 पेज की जो नोट्स बनी हुई है उसको आप लेकर के अपने शॉर्ट नोट्स की तरह आप रख सकते हो और आप रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन आगे कुछ वीडियोस में अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो इसी पेज में आप क्या कर लो, ऐड ऑन कर लेना, तो वो आपकी कॉम्प्रीहेंस पूरी नोट बन जाएगी। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहीं मिलती हैं, कोई बुक आप पढ़ रहे हो या कोई टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो या फिर आप कोई प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो आप क्या करो, इसी में ऐड ऑन करते चले जाओ, और जिससे आपकी एक अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी, जिसको आप जब भी चाहो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो टोटल 3 वीडियोस और बची हैं, वो नेक्स्ट 3-4 डेज में वो आ जाएंगी। तो इस तरह से ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी मैंने पढ़ाया या जो भी पढ़ा हमने उसमें से कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है या नहीं। तो जितना भी मैं जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीट के होने के जस्ट बाद मैं सेम सब्जेक्ट का सेम प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी होगी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट बनी होगी। उसी प्लेलिस्ट में क्या हो जाएगी, उसी के नीचे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। और इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप यहाँ से क्या करोगे, पढ़ोगे वीडियोस से, फिर जो पेजेस हैं 50 पेज की नोट्स है यहाँ से रिवाइज करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करोगे, आप खुद से लगाओगे। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्वेश्चंस शायद नोट्स में नहीं मिल रहा है या ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट है, तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, फिर से आप वीडियोस देख लोगे, या फिर आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से लगा करके फिर से आप क्या करना, वीडियोस देख लेना। तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, अभी अभी आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका प्रोसेस होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करो, सारी वीडियोस देख लो। और सारी क्या, 10 वीडियोस ही हैं टोटल, और मुश्किल से अगर आप 2x पे वीडियोस देखते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2x पे वीडियोस देखो। अगर आपको सब्जेक्ट पहले से आपका प्रिपेयर है, अगर आपका सब्जेक्ट पहले से प्रिपेयर है, आपको पहले से सब्जेक्ट आता है, तो आप 2x पे वीडियोस देखो। और 1.5x पे तो आपको वीडियो देखनी ही चाहिए। जब आप 1.5x या 2x पे वीडियो देखोगे, एक वीडियो की लेंथ में मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, ऐसा मैं ट्राई करता हूँ कि 30 मिनट के अराउंड हर एक वीडियो हो। तो 10 वीडियोज़ मतलब, और सारी वीडियोज़ 30 मिनट की तो है नहीं, तो 10 वीडियोज़ का मतलब 3 से 4 घंटे का आप कंटेंट मान लो, 3 to 4 आवर का कंटेंट है। 2x पे देखोगे तो मुश्किल से 2 घंटे का कंटेंट होगा। आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री 2 आवर्स में प्रिपेयर हो रही है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपकी 2 आवर्स में प्रिपेयर हो रही है। और वो लोग जिनको एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ आता मतलब पहले से कुछ आइडिया ही नहीं है कि मतलब ये क्या 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 चीज़ है, तो उनको आप 2 घंटे और जोड़ लो, 2 घंटे ये पता करने में चला जाएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री आखिर क्या चीज़ होती है। फिर अगले 2 घंटे में वो क्या ले करेंगे, पढ़ लेंगे, तो उनके लिए टोटल 4 आवर ले लो। तो टोटल क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3 से 5 आवर में हर कोई क्या कर सकता है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकता है। और अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री एक बार पढ़ ली, तो उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में, 50 पेज की नोट्स है, 50 पेज की नोट्स करने रिवाइज करने में कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। 30 मिनट में आपकी नोट्स रिवाइज हो जाएगी,
और इस तरह से आपका एंशिएंट हिस्ट्री। यूपीएससी को तो इसीलिए बोलते हैं ना अनप्रेडिक्टेड, जो बोलते हैं अनप्रेडिक्टेड सर्विस ऑफ एग्जामिनेशन है। कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे एंशिएंट से भी या किसी भी सब्जेक्ट से, वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका कुछ न सर होता है न पैर होता है, बे सिर पैर का जो क्वेश्चन बोलते हैं ना, कि बे सिर पैर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कई बार बे सिर पैर के क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि आप सारे सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते। ये आप अपने माइंड में हमेशा रखो कि सब कुछ तो नहीं पढ़ के जा सकते आप, पर आप मैक्सिमम पढ़ के जा सकते हो वो चीजें जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यानी पैटर्न के हिसाब से आप चीजें पढ़ सकते हो। और सच बात तो ये है कि आपको एग्जाम में सिर्फ 50% के ही आंसर दे के आने होते हैं। 100 से लेके 120 से ज़्यादा कभी कट ऑफ जाती नहीं है, और 80 से लेके 120 के बीच में कट ऑफ रहती है। 200 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर एवरेज मान के चलो, तो 100 नंबर के लिए आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 50 क्वेश्चन करने हैं, 50% ही क्वेश्चन करने हैं, तो 50 क्वेश्चन। तो इस तरह के जो आते हैं बेसिर पैर वाले क्वेश्चन, इनको तो छोड़ के ही आना होता है, इनको बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि करने तो आपको 50 ही क्वेश्चन है, पर ये 50 क्वेश्चन आराम से डुएबल पूछे जाते हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं तो 50 क्वेश्चन जो कि डुएबल पूछे जाते हैं वो आप कर सकते हो। इसलिए आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि आपका सारा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स पे कमांड हो। ऐसा ना हो कि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली और आपको आपने ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं कि जैसे 20% हिस्ट्री से पूछेंगे, 20% ज्योग्राफी से पूछेंगे, 20% पॉलिटी से, 20% इकोनॉमी से, 10% आर्ट एंड कल्चर से, 10% सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से। तो इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। तो इस तरह से आपको किसी एक सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर फोकस नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और सब्जेक्ट चूंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिलेबस क्या है, ज़्यादा है, और सिलेबस ज़्यादा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, कंसाइज करना पड़ेगा। और इसीलिए ये चैनल आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मटेरियल बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में दूंगा। अदरवाइज चैनल पे तो अथाह चैनल हैं और अथाह क्या है, वीडियो हैं, जिनका ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, पर उनसे बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री 100 घंटे 150 घंटे में पढ़ते हो तो आप क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आने तो 1 से 2 क्वेश्चन ही होते हैं, और कभी कभी वो भी नहीं पूछे जाते, क्योंकि मेन फोकस तो मॉडर्न पे होता है। हिस्ट्री में क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं मेनली मॉडर्न से पूछे जाते हैं। तो आप 150 घंटे 100 घंटे की वीडियो क्यों पढ़ोगे इस एक पार्ट के लिए, ठीक है। और अगर आप 100 घंटे भी पढ़ लेते हो तो क्या 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 गारंटी है कि आप वो जो क्वेश्चन आया, जो बेसिर पैर का क्वेश्चन है, वो आप सही करके आ जाओगे? याद भी तो रहना चाहिए। पहली बात तो आधी चीजें याद रहेंगी, आधी चीजें भूल जाओगे। और फिर उन्होंने अगर बेसिर पैर का ये क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो 100 घंटे की भी वीडियो पढ़ी होगी तो उसमें से आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ये 10 वीडियोस आप देखो, और उसके बाद क्या करो, आप नोट्स पढ़ो, और फिर मैं प्रीवियस ईयर इसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो। और उसके बाद जब आपका कुछ सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए तो आप टेस्ट सीरीज क्या कर लेना, दे लेना। ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके एंशिएंट हिस्ट्री को प्रिपेयर करने की और ओवरऑल प्रिपरेशन की। आप सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर एक एक करके चलोगे, एक एक सब्जेक्ट को कैसे आप लेके आपको चलना है, आपको कौन साइज। आपको बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। मैंने क्या कहा था कि मॉडर्न पीरियड जो था वो क्या था, एक तरह से अशोका के टाइम पे बहुत फला फूला, मतलब इतना अच्छा हो गया था कि इतना बड़ा इंडिया, कंसोलिडेटेड इंडिया अशोक के टाइम पे। ये चीज मैंने आपको बताई थी अशोक के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्यन डायनेस्टी को क्या किया था, चाणक्य की सहायता से स्टैब्लिश किया था, और अशोक ने क्या किया था, उसकी ऊंचाइयों पे पहुंचाया था इस मौर्यन एम्पायर को। बट जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, फिर ऐसा कोई शासक आ नहीं सका जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। और जब आप इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं सकते तो क्या होता है कि आपकी सबकी नज़र पड़ती है। भाई जहाँ पे हीरा होता है, भारत क्या था, बहुत धनवान क्या था, देश था, बहुत यहाँ पे बहुत संपदा थी, संपदा प्रभुत्व क्या था, देश था, मतलब संपदा की कमी नहीं थी। और जहाँ पे हीरे होते हैं वहाँ पे लुटेरे आ ही जाते हैं, जहाँ पे हीरे होंगे वहाँ पे लुटेरे आएंगे, या जिस घर में हीरे होंगे वहाँ पे लुटेरे आएंगे। और भारत क्या है, हीरों का घर है, तो अब लुटेरे क्या होंगे, आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इफिशियंट राजा की कमी हुई, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पढ़ा रहा हूँ आपको, याद रखना। पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसलिए बोल देते हैं कि मॉडर्न पीरियड के बाद ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था
जो पूरी इंडिया पे राज कर रहा हो और उसके नाम पर हम क्या बोल सकें, पीरियड बोल सकें, क्योंकि छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज राज कर रही थी, जिसमें इनसाइडर भी थे, आउटसाइडर भी थे। जिनको जितना एरिया मिला वो अपना पकड़ के राज कर रहे हैं, जिनको जितना एरिया मिल गया वो सब अपना पकड़ के राज कर रहे हैं। 4 5 7 डायनेस्टी एक साथ है इंडिया में। तो किसी एक डायनेस्टी के नाम पे आप उस पीरियड को कैसे रख दोगे? किसी एक पे नहीं रख सकते, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे, मौर्यन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद जो भी डायनेस्टीज सब हैं सबको सबको मिला के हम पोस्ट मौर्यन क्या बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोल देते हैं। तो मैंने बताया जहाँ पे हीरा होता है वहाँ पे क्या होता है, चोरों की नज़र होती है, और जिस घर में हीरा होता है उस घर में तो भाई चोरों की नज़र होगी। तो भारत क्या था, हीरे से संपन्न, मतलब हीरे का मतलब संपदा, प्रभुत्व, संपदा बहुत सारी थी इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आउटसाइडर्स ने क्या किया, जैसे ही मौर्यन एम्पायर कमजोर हुआ, आउटसाइडर ने हमला करना शुरू कर दिया। और अगर इफिशिएंट रूलर नहीं होगा तो इतने एरिया को कैसे वो संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। और आउटसाइडर के साथ साथ इनसाइडर्स भी, जिनके पास मौका मिल रहा था, वो भी क्या कर रहे थे, अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्वतंत्र डायनेस्टी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो टोटल क्या तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम दो अलग अलग क्या है सेक्शंस में इसको हम पढ़ेंगे। एक तो वो होंगे जो कि बाहर से आकर के इंडिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कि आउटसाइडर्स जो आए इंडिया में मॉडर्न पीरियड के बाद, मतलब बाहर से जिन लोग आक्रांता आए और बाहर से आक्रांताओं ने आकर के क्या किया, इंडिया पे रूल किया वो। और एक इनसाइडर जो भारत में ही रह करके अपना, जिन्होंने अपना क्या किया, अलग राज्य स्थापित कर लिया, वो हम बात करेंगे। आउटसाइडर्स में मेनली 4 लोग आए, 4 आक्रांता आए इंडिया पे राज करने के लिए, मौर्य पीरियड जब कमजोर हो गया। एक तो था इंडो ग्रीक, दूसरा था आपका क्या, पार्थियंस, और तीसरा था आपका शक, और चौथा था आपका, ये शक थे, और चौथे थे आपके कुषाण, चौथे थे आपके कुषाण, ठीक है। इनसाइडर में मेनली 3 डायनेस्टीज थी, जब मॉडर्न पीरियड खत्म हो गया तो मेनली 3 डायनेस्टीज उस समय राज कर रही थी। एक था शुंगा, शुंगा डायनेस्टी, मैंने बोला था कि लास्ट में से हमारे सातवाहन थे। सातवाहन काफी पहले से इमर्ज हो चुका था मॉडर्न पीरियड में, और अभी ये क्या आ गया, पूरे अपने सबाब पे आ गया, पूरे अपनी पावर की कंडीशन में आ गया। तो इस तरह से इंडो ग्रीक, पार्थियंस, शक, कुषाण, ये 4 आउटसाइडर्स लोग आए मौर्यन पीरियड के बाद, जिन्होंने क्या किया, इंडिया पे राज किया। और इनसाइडर में ही मौर्यन पीरियड के टूटने के बाद, मौर्यन साम्राज्य खत्म होने के बाद, सुंगा, कण्वा और सातवाहन ने अपना इस्टेब्लिशमेंट स्थापित कर लिया। तो जिनको जितना एरिया मिला उन्होंने उस एरिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको ये ग्राफ पे दिखाऊंगा इंडिया के मैप पे कि कौन से लोग कहाँ पर क्या कर रहे थे उस समय, जो है शासन कर रहे। तो देखो आउटसाइडर क्या होंगे, आउटसाइडर का मिलने आने का जगह जो थी वो यही थी ज्यादातर। आउटसाइडर इधर से ही आते थे, जो भी आते थे अटैक करने का, क्योंकि इधर क्या था चारों तरफ, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ मैं, क्योंकि बाकी तरफ क्या था, इधर पानी था, हिंद महासागर था, अरब सागर था और बंगाल की खाड़ी थी। इधर क्या होता है, इसके इस साइड में क्या है, हिंद महासागर है, इसके नीचे इधर क्या है, और इधर क्या है, इधर है बंगाल, बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरब सागर है। तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, हिमालय है। अब इंडिया में आओगे किधर से, इधर से नहीं आ पाओगे, इधर से नहीं आ पाओगे, इधर से नहीं आ पाओगे, इधर से नहीं आ पाओगे। आक्रमण करने का एक ही जगह है, इधर से ही आओ। और किधर से आओगे, इस एरिया से आओ। ये पाकिस्तान, अभी प्रेजेंट डे का पाकिस्तान है, पहले क्या था, ये क्या था, इंडिया का ही क्या था, पार्ट था। तो यही एक एरिया था, इसी एरिया में आ आकर के जो भी बाहर से जिनको आक्रमण करना था, इधर ही आके आक्रमण करते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आउटसाइडर इधर ही आके आक्रमण कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इधर ही जीतेंगे, तो अपना साम्राज्य सबसे पहले इधर ही बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे तभी तो इधर आ पाएंगे। तो फिर हम ट्रेस करते हैं कि कौन से लोग कहाँ पे आखिर के अपना जो है साम्राज्य कहाँ पे किस तरह से स्थापित किया, सबके बारे में बारी बारी से एक एक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो पहला मैंने बोला था इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक जो थे वो इस एरिया पे राज कर रहे थे। ये थे आपके इंडो ग्रीक, इनको बोलोगे आप इंडो ग्रीक। ये कौन से लोग थे, ये इंडो ग्रीक थे। अलग अलग कलर में बना देता हूँ, ये इंडो ग्रीक थे। और इसके बाद शक जो थे वो एक तो इस वाले एरिया पे कब्जा के बैठे हुए थे, शक।
एक इस वाले एरिया पे कब्जा के बैठे हुए थे, और एक ये वाला एरिया जो है यहाँ पे भी थे। कौन? शक। पार्थियंस थे, पार्थियंस इस जगह पे थे। ये वाला ले लेते हैं, दिखेगा, दिख तो रहा है। यहाँ पे पार्थियंस थे, पार्थियंस थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन से लोग थे? यहाँ पे पार्थियंस थे, और इसके यहाँ पे क्या थे? पार्थियंस थे। और बाद में कुषाण आया, और कुषाण ने क्या किया? इन सबको अपने अंडर ले लिया, इन सबको अपने अंडर ले लिया। तो काफी बड़ा एरिया में क्या हुआ? कुषाण जो था काफी पावरफुल, और काफी बड़े एरिया में कुषाण ने क्या किया? राज किया। काफी बिग था, काफी बड़ा था कुषाण। सो जो पार्थियंस इंडो ग्रीक्स तक पूरा का पूरा एरिया मिला करके किसका एरिया हुआ? कुषाण का एरिया हुआ, ठीक है। अभी मैंने बताया 3 और डायनेस्टीज, सुंगा, कण्वा और सातवाहन। वो कहाँ थे? वो आप देख लो। सातवाहन ने भी बहुत बड़े एरिया पे राज किया। तो ये पूरा का पूरा एरिया आप सोच लो, ये वाला, ये एक तरह से क्या था? ये वाला एरिया क्या था? पूरा सातवाहन का था। किसका था? सातवाहन का था। ये पूरा एरिया किसका था? सातवाहन का था। और यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी थी, और यहीं पे कण्वा डायनेस्टी भी क्या कर रही थी? यहीं पे राज कर रही थी, शुंगा और कण्वा। तो शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी इधर राज कर रही थी, सातवाहन यहाँ पे था, और शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक और शक, इंडो ग्रीक और कुषाण ये कहाँ पे राज कर रहे थे? इस तरह पे यहाँ पे इस जगह पे कर रहे थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से एरिया पे मॉडर्न पीरियड के बाद कौन कौन से डायनेस्टीज रूल कर रही थी। तो अब हम एक एक डायनेस्टीज के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हुई हैं उस काल में या उस रूल में इंडिया में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये 4 क्या थे? पार्थियंस, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण, ये क्या थे? आउटसाइडर्स थे, जो इंडिया के नहीं थे। सातवाहन बाद में आके भले ही इंडियन कल्चर में, क्योंकि कुषाण को अभी देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुषाण बाहर से आए थे, पर बाहर के आक्रांता थे, वो हमारे एक्चुअल इंडियन नहीं थे, मतलब जो पहले से इंडियंस थे उनमें से नहीं थे, वो बाहर से आए थे। शुंगा, कण्वा और सातवाहन क्या थे? वो तो यही के थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य से अलग अपना क्या किया? साम्राज्य बनाया। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट डालते हैं पहली हेडिंग इंडो ग्रीक से, क्योंकि हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो, इंडो ग्रीक। मैंने बताया कि ये सब के सब क्या थे? 4 आउटसाइडर रूलर्स थे। चारों के बारे में पढ़ते हैं। इंडो ग्रीक के बारे में देखो, दे स्टार्टेड अराइविंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई 165 बीसी, 165 बीसी में क्या ये वो आना स्टार्ट किए यहाँ पे। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पीपल हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पीपल हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किया, आपका आंसर होगा इंडो ग्रीक्स ने। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज मेनेंडर। आपने मेनेंडर का नाम सुना होगा, जिस तरह से सिकंदर का नाम फेमस था वैसे ही मेनेंडर का नाम भी फेमस था। तो देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज क्या? मेनेंडर, हु एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट शकाला। और शकाला क्या है? प्रेजेंट डे का सियालकोट है। सियालकोट अभी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। प्रेजेंट डे के पाकिस्तान में सियालकोट है। तो सियालकोट यानी सकाला को क्या किया? अपना कैपिटल बनाया था मेनेंडर ने, और ये मोस्ट पावरफुल रूलर था इंडो ग्रीक का। He was persuaded by a Buddhist monk Nagsena. As such, Menander asked many questions to Nagsena, and Nagsena gave a satisfactory reply to each of the questions. तो बुद्धिस्ट जो था वो फिलॉसफी उसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, और काफ़ी विद्वान लोग हुआ करते थे। बहुत बहुत विद्वान विद्वान जो है साधु संत, मॉन्क जिनको बोलते हैं, बुद्ध में मॉन्क बोलते हैं, तो जो भी एक तरह से साधु संत उनको बोलो, कि वो जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान हुआ करते थे। वो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल का जो शिखर होता है उस पे थे। और नागसेन ही नागसेन भी क्या थे? एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो ऐसे ही थे। तो मिनेंदर सोचो, इतना बड़ा राजा नागसेन से क्या करता है? क्वेश्चंस पूछता है, और नागसेन उसके हर एक क्वेश्चन का क्या करते हैं? उत्तर करते हैं। और इतना प्रभावित होता है मिनेंदर की, फिर उसने बहुत सारी चीजें करी। तो जैसे ही ये सारी चीजें हुई, इसको पता कैसे चला कि ये सारी चीजें हुई कैसे? एज सच मिनेंदर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। जाहिर सी बात है, अगर किसी के प्रश्नों का
उत्तर कोई दे दे रहा है तो वो उसी का हो जाना है। तो बुद्धिज्म से थे। अब चूंकि धर्म जो है वो महान है कि नहीं है, वो तो उन लोगों से होता है ना, कि जिन्होंने उस चीज को, जिस रिलीजन को आगे बढ़ाया, कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं उस चीज को आगे ले जाने वाले, वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी धर्म, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी सिद्धांत कितना आगे जाएगा। उसमें नॉक्सेन भी थे। तो नॉक्सेन ने जब सारे क्वेश्चंस के उत्तर सेटिस्फैक्ट्री उत्तर दिए, तो मैनेंदर ने बोला कि भाई साहब यही अच्छा है। उसी को उन्होंने क्या किया, अपना लिया। एंड आल्सो टुक अ न्यू नेम, मिलिंद। और इसके साथ ही उन्होंने एक नया नाम लिया जिसको बोलते हैं मिलिंद। और बाद में मैं देखोगे मिलिंद पनहो करके एक बुक है जिसमें सारी चीजें मेंशन है। ये लिखा है, द हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन बिटवीन मिनेंडर एंड नागसेना इज मेंशन्ड इन मिलिंद पनहो। और मिलिंद पनहो बहुत फेमस है, बहुत फेमस बुक है मिलिंद पनहो। और मिलिंद पनहो में डिस्कस्ड क्या है, मिनेंदर और नागसेन के बीच का बातचीत जो है मिलिंद पनहो में लिखा गया है। मिलिंद पनहो में इन दोनों के बीच का क्या है, बातचीत लिखा गया है। तो मिलिंद पनहो के राइटर और मिलिंद पनहो ये में क्या चीज मेंशन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस्ड कर्टन्स इन इंडिया, ये नई चीज थी। आज तो हर घरों में आपको पर्दे देखने को मिल जाएंगे, दरवाजों के पास, खिड़कियों के पास। पर पहले इंडिया में पर्दों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये लाने वाले लोग थे इंडो ग्रीक। तो आज से जब भी आप अपने घर में कोई पर्दा देखें, तो आप देख लें कि ये हमारी खुद की पैदाइश नहीं थी। ये इंडो ग्रीक लोगों ने ला करके अपने कल्चर से हमें निकाल के दिया है, और आज हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कर्टन्स। दूसरे जो आउटसाइडर्स थे वो कौन थे, सकाज थे। और सकाज या जिनको साइथियंस भी बोलते थे, वो 90 बीसी में आना स्टार्ट हुए इंडिया में। इंडिया में उन्होंने क्या किया, बसेरा करना शुरू किया। दे अराइव्ड इन मेनी ब्रांचेज, वो कई सारी ब्रांचेज में आए। सकाज में मैंने अभी दो तो यहीं आपको मैप में दिखा देती कि दो ब्रांच थी। एक वहाँ पे वेस्टर्न में था और एक इस साइड में था, गुजरात वाले एरिया में। तो कई सारी ब्रांचेज में सकाज है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ सका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, वेस्टर्न ब्रांच ऑफ सका थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, वेस्टर्न ब्रांच ऑफ सका। वो गुजरात वाला जो मैंने दिखाया था ना, वो वाला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस ब्रांच वाज रुद्र दमन। बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्र दमन। ये रुद्र दमन का नाम आपने सुना ही सुना होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था शक में, वो रुद्रमन था। और रुद्रदमन इज नोन फॉर हिज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है, वैसे ही जूनागढ़ भी बहुत फेमस है। विच वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन चस्ते संस्कृत। चस्ते का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत में जो है पहला जो है फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमें क्या मिला है, जूनागढ़ में मिला है। इन दिस मेंशन सुदर्शन लेक ऑफ काठियावाड़। बार बार सुदर्शन लेक का जिक्र आता रहता है। और सुदर्शन लेक कहाँ है, काठियावाड़ में है। और काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात। तो गुजरात में काठियावाड़ है, और काठियावाड़ में सुदर्शन लेक है। और सुदर्शन लेक के बारे में क्या है, इसमें मेंशन है, विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय वन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्त मौर्य। पुष्यगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनवाया था। और ही फर्दर मेंशन दैट ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड। और बाद में ये जो तुम्हारे रुद्र दमन जी थे, इन्होंने क्या किया था, उस सुदर्शन लेक को क्या किया किया था, उन्होंने क्या किया था, रिपेयर करवाया था। सुदर्शन लेक को क्या किया था, रिपेयर करवाया था। सुदर्शन लेक को क्या किया था, रिपेयर करवाया था। नेक्स्ट है, in the next part of inscription, Rudradaman mentions that twice he defeated सातवाहना रूलर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। ये भी आपने सुना होगा। तो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को उसने क्या किया, 2 बार युद्ध में हराया। और ये कौन से थे, ये सातवाहन वंश के थे। सातवाहन अभी मैंने दिखाया था ना कहाँ पे था, तो सातवाहन भी दिखाया था और शक भी बताया था। तो शकों ने क्या किया, सातवाहन को मतलब रुद्रदमन ने क्या किया था, सातवाहन को 2 बार किया था, हराया था। और सातवाहन का उस समय रूलर कौन था, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी था। बट एवरी टाइम ही स्पेयर्ड द लाइफ ऑफ सातवाहना रूलर टू रिस्पेक्ट मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन टू किंगडम्स। दोनों के बीच क्या था, शांति समझौता था, रिश्ते थे, शादी समझौता बोल दो था। इसकी वजह से क्या किया था, सतकर्णी को मार नहीं रहे थे वो लोग। ठीक है, तीसरी जो आउटसाइडर थे वो पार्थियंस थे। और पार्थियन क्या थे, इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो था वो गोंडो फेरनस था। गोंडो फेरनस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। और ड्यूरिंग हिज टेन्योर क्रिश्चियन मिशनरी सेंट थॉमस आपने बहुत बार सुना होगा। सेंट थॉमस स्कूल भी है, सेंट थॉमस चर्च भी है। तो ये फेमस क्रिश्चियन मिशनरी थे सेंट थॉमस। वो क्या है, केम टू इंडिया, भारत में आए फ्रॉम इजराइल टू
प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी। इजराइल से आए थे, तो इजराइल से आए थे वो, और वो क्या चाहते थे, अपनी क्रिश्चियनिटी के धर्म को फैलाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी के धर्म को फैलाना चाहते थे। नेक्स्ट थे कुषाण्स, चौथे और लास्ट, फोर्थ और लास्ट जो थे आपके आउटसाइडर्स जो थे वो कुषाण थे। और कुषाण जो थे वो बिलोंग करते थे किस ट्राइब से, यूजी, यूजी, यूजी ट्राइब से क्या करते थे वो, बिलोंग करते थे कहाँ के, सेंट्रल एशिया की। दे अराइव्ड इन टू ब्रांचेस, ये भी दो ब्रांचेज में है, कुषाण भी दो ब्रांच में आए, एक आपका कड़फाइज ब्रांच था और दूसरा कनिष्क ब्रांच था, जो बाद में कनिष्क ब्रांच चल के बहुत क्या हुआ, फेमस हुआ। और जो कड़फाइज ब्रांच था उसके जो रूलर थे, कुजुल कड़फाइज थे इनिशियल रूलर, और बाद में विम कड़फाइज के आ गए, बाद के लीडर आ गए, बाद के क्या आ गए, लीडर आ गए। तो कुषाण में दो आए थे, एक कड़फाइज ब्रांच आया था और एक कनिष्क ब्रांच आया था। और कड़फाई ब्रांच में मैंने क्या बताया कि कड़फाई ब्रांच का जो इनिशियल रूलर था वो था आपका कुजुल कड़फाइज, और उसके बाद उसके बाद कौन बना, विम कड़फाइज बना। और कड़फाइज क्या थे, कड़फाइज रूलर्स रिलीज देयर कॉइन्स इन इंडिया, कड़फाइज रूलर्स ने अपना क्या किया, सिक्का क्या किया, रिलीज किया इंडिया में। ऑन द वर्स साइड ऑफ द कॉइन एन इमेज ऑफ द किंग वाज क्रिएटेड, एंड ऑन द रिवर्स साइड एन इमेज ऑफ द फ्री स्टैंडिंग पर्सन होल्डिंग अ ट्राइडेंट अलोंग विद द फुल बुल वाज डिपिक्टेड। तो जो कॉइन इंट्रोड्यूस किया कड़फाइज ने, जो कॉइन इंट्रोड्यूस किया कड़फाइजों ने, उस सिक्के के एक तरफ जो था, एक तरफ तो जो था वो इमेज ऑफ द किंग थी, यानी राजा की तस्वीर तो एक तरफ बना ही रहेगा, एक तरफ क्या होगा, राजा की तस्वीर बना रहेगा, पर इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरी तरफ जो है एक स्टैंडिंग पर्सन होल्डिंग अ ट्राइडेंट अलोंग विद बुल वाज डिपिक्टेड। बुल मतलब बुल के साथ जो है एक इंसान जो है, दूसरी साइड में कॉइन के बुल के साथ एक इंसान त्रिशूल पकड़े हुए क्या है, इस तरह की एक फोटो छपती है जो कि इंसान खड़ा हुआ है। इंडिकेट्स दैट कुषाणाज वर डिवोटीज ऑफ शिवा, और यहाँ से पता चलता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो शिव के क्या हो रहे होंगे, डिवोटी रहे होंगे, शिव के क्या रहे होंगे वो, कुषाण जो थे वो शिव के क्या रहे होंगे, डिवोटी रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जब मैंने बता दिया कि कनिष्क ब्रांच आ गए, मतलब कनिष्क ब्रांच आ गए, तो आपकी जो कनिष्क के बारे में हम क्या लिखते हैं, कुछ चीजें भी क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं। जब कुषाण आ गए, और कुषाण में सबसे फेमस कौन था, कनिष्क ब्रांच थी या कनिष्क था ही, कनिष्क अपने आप में एक क्या था, एक एम्परर था जो सबसे फेमस था। द कनिष्क ब्रांच अराइव्ड इन इंडिया बाय 78 एडी, 78 एडी में आ गया। ही डिफीटेड द नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ सका। नॉर्दर्न ब्रांच मैंने दिखाया था, जो हिमालय पर्वत के आसपास का जो एरिया था, हिमाचल के आसपास का एरिया जो था वो था नॉर्दर्न ब्रांच, और वो नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ सकास थे जिनको उन्होंने क्या किया, डिफीट किया। और टू कॉमेमोरेट दिस ही स्टार्टेड द सका ईरा फ्रॉम 78 एडी, और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए 718 एडी में, 718 एडी में सक 78 एडी में क्या है, सक इरा क्या होता है, प्रारंभ होता है। एंड विद द अराइवल ऑफ कनिष्का देयर वाज अ न्यू वेव ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। जब कनिष्क आता है तो इंडिया में अर्बनाइजेशन की बस शुरुआत हो रही होती है। कनिष्क फाउंडेड टू न्यू सिटीज, एक तो कनिष्क ने कनिष्कपुर बनाया जिसको आजकल जम्मू बोलते हैं, और एक पुरुषपुर बनाया जिसको पेशावर बोलते हैं, और पेशावर पाकिस्तान में है, जम्मू क्या है, इंडिया में है। तो उन्होंने एक कनिष्कपुर बनाया और एक क्या बनाया, पेशावर बनाया। ही आल्सो फर्दर अर्बनाइज्ड मथुरा, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो मथुरा है, जो श्री कृष्ण का जन्मस्थल है, उसको क्या किया, अर्बनाइज किया। हिज टेन्योर इज आल्सो नोन फॉर अ वेरी हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन, उन्होंने क्या किया, हाई लेवल ऑफ क्या किया, मोनेटाइजेशन किया। He released a large number of gold coins which were purest of the pure quality। तो जो कनिष्क हैं उन्होंने ही तनिष्क बनाया था, मतलब कनिष्क ने ही तनिष्क बनाया था ऐसा लगता है, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो कनिष्क ने रिलीज किया और वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर क्वालिटी के रहते थे। ही यूटिलाइज सिल्क रूट्स फॉर स्टेबलिंग ट्रेड विद चाइना एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। सिल्क रूट क्या होता है ये आप सर्च लो, इस पर बहुत सारी बहस ऑलरेडी हो चुकी है सिल्क रूट के बारे में। तो ही यूटिलाइज सिल्क रूट फॉर स्टेबलिंग ट्रेड विद चाइना एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। तो सिल्क रूट की ही जरूरत पड़ती है, अच्छा भी होता है क्योंकि वो रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी जांचे परखे तरीके से बनाए गए होते हैं। इन 78 एडी कनिष्का
कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑलरेडी हो चुकी थी, मैंने आपको बताया, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी और ये कहाँ पे हुई, ये कुंडल वन में हुई, और कुंडल वन कहाँ है, कश्मीर में है। कुंडल वन कहाँ है, कश्मीर में है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अश्वघोषा ही एक्सेप्टेड महायान बुद्धिज्म, अश्वघोष के सामने ही महायान बुद्धिज्म क्या कर लिया, कनिष्क ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। He also patronized the Gandhara and Mathura style of sculptures. He also patronized the Gandhara and Mathura style of sculptures. And Kushanas introduced long overcoats, boots, and kurta pajama outputs in the Indian subcontinent. In the Indian subcontinent. ये तो पूरा का पूरा क्या था, कनिष्क के बारे में था। ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, कनिष्क के बारे में था। ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, ये पूरा का पूरा कनिष्क के बारे में था। ठीक है, तो चारों क्या कर लिया हमने, आउटसाइडर्स लीडर हमने, आउटसाइडर्स रूलर हमने क्या किया, पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, इंडिजिनियस क्या है रूलर्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहली कौन सी है, सुंगा डायनेस्टी है। और सुंगा डायनेस्टी मैंने मैप पे दिखाया था कहाँ पे थी। सुंगा डायनेस्टी जो थी वो फाउंडेड हुई किसके द्वारा, अब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसको क्या किया, फाउंड किया। पुष्यमित्र शुंग ट्राइड टू रिवाइव वैदिक रिचुअल्स, वो ब्राह्मण था तो वो वैदिक रिचुअल्स को क्या किया, रिवाइव करने की कोशिश करी। ही आल्सो परफॉर्म्ड एन अश्वमेध यज्ञ विच इज मेंशन्ड इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में अश्वमेध यज्ञ मेंशन है और उन्होंने किया भी। ही आल्सो डिस्ट्रॉयड मेनी बुद्धिस्ट स्तूपाज। तो ये उतना जो है धर्म के प्रति सहनशील नहीं था, और इसने क्या किया, बहुत सारे क्या है बुद्धिस्ट स्तूपास जो इतनी मेहनत से बनाए गए थे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान था अशोक का, उन सबको क्या किया, डिस्ट्रॉय करवाया बहुत सारे उनमें से। पतंजलि वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग पे के समय में पतंजलि हुआ करते थे, वही पतंजलि ऋषि जिन्होंने क्या किया है, योग शास्त्र की रचना की है, जो कि अध्यात्म की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बुक है। Who profoundly taught the philosophy of yoga and wrote the book योग सूत्रा। मैंने बताया ना कि वो योग की फिलोसफी पढ़ाते थे और उन्होंने बुक लिखी योग शास्त्र। नेक्स्ट रूलर वाज अग्निमित्र शुंगा हुईज लव अफेयर विद मालविका इज मेंशन्ड इन द हिस्टोरिकल बुक ऑफ कालिदास मालविकाग्निमित्रम, और ये इसी समय हुआ था। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो अगला रूलर आया अग्निमित्र शुंग, उसका लव अफेयर था मालविका के साथ, तो उन दोनों को मिलाकर के मालविकाग्निमित्रम ये किताब क्या हुई हमें देखने को मिलती है। ही वाज फॉलोड बाय वसुमित्र शुंग। उसके बाद अग्निमित्र के बाद वसुमित्र बैठे, और ड्यूरिंग हिज टेन्योर द स्तूपा विच वर डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र शुंग वर रिस्टोर्ड। ये लोग यही कर रहे थे, एक डिस्ट्रॉय कर रहा था, दूसरा रिस्टोर कर रहा था, यही काम था इनके पास बचा हुआ। ये एक मंदिर तोड़ रहा है, दूसरा मंदिर बनवा रहा है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ शुंगा रूलर भागाभद्र, a Greek ambassador Helidorus not only accepted Hinduism but also erected a pillar at Bhisa, Vidisha to mark the worship of Lord Vishnu. The pillar was popularly known as Garun Dhwaja and first archaeological evidence of Vishnu worship. तो ये तो सब कुछ क्लियर है, लिखा हुआ है। कण्वा डायनेस्टी उसके बाद है। ये जो थी संगा डायनेस्टी को क्या किया, रिप्लेस किया किसने, कण्वा डायनेस्टी ने। तो सुंगा डायनेस्टी को कण्वा डायनेस्टी ने रिप्लेस किया वह 75 बीसी में, और दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वसुदेव कर्णा हु आल्सो प्रोमोटेड क्या, वैदिक हिंदुइज्म। और जो नेक्स्ट जो थी कण्व डायनेस्टी, इसमें क्या था, इसमें वसुदेव कण्व थे इसके फाउंडर, और ये भी क्या करते थे, वैदिक हिंदुइज्म को क्या करते थे, फॉलो करते थे। इसके अलावा जो है इन फर्स्ट सेंचुरी एडी कण्वाज वर डिफीटेड बाय सातवाहन। जब पहले क्या आया, पहले कौन आया, शुंग वंश आया। शुंग वंश को हराया किसने, कण्वा ने। कण्वा को किसने हराया, सातवाहन। तो सातवाहन पहले भी थे पर युद्ध में अभी ये लोग आए हैं। हु वर द रूलर्स ऑफ डेक्कन, और ये कहाँ के रूलर थे, डेक्कन के रूलर थे। एंड एनेक्स्ड मगध इनटू दियर डेक्कन किंगडम। अब क्या किया इन्होंने, जब मगध जीत लिया तो इन्होंने क्या किया, डेक्कन किंगडम में अपने क्या किया, मिला लिया। नेक्स्ट जो इंडिजिनस रूलर है वो सातवाहन डायनेस्टी है, और सातवाहना के बारे में है कि सातवाहना हु वर आल्सो नोन एज आंध्राज और आंध्रभृत्या। सातवाहन को आंध्राज या आंध्र अंधार आंध्रभृत्या बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ देयर हिस्ट्री हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट पुराण। तो सातवाहन के समय में ही सारे पुराण वगैरह लिखे गए, तो आप पुराण से अंदाजा लगा सकते हो उस समय की सोसाइटी के बारे में क्या कुछ चीज़ें थी। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी सातवाहन किंगडम वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय सिमुक, और बाद में मतलब स्टार्टिंग में तो उतना क्या था,
इस्टेब्लिश नहीं था ये सातवाहन। पर बाद में जो है सिमुक ने क्या किया, फर्स्ट सेंचुरी एडी 100 एडी में सातवाहन किंगडम को क्या किया, बहुत अच्छे से क्या किया, स्टेब्लिश कर दिया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ सातवाहना वाज हाला। हाला एक रूलर थे हु पैटर्नाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर। ही रॉट अ फेमस एरोटिक लव पोएट्री गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती को भी लिखा। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ क्या, सातवाहना। तो जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे वो क्या थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे किसके, सातवाहन वंश के। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर भी सातवाहन थे, और गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही हराया भी था जब वो आउटसाइडर्स आए थे, शक आए थे। तो His mother Gautami Balasri proclaimed in Nasik inscription that Satkarni was the only protector of Brahmins। मतलब मेनली तो यही क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। अगर हम इनके इनिशिएटिव्स की बात करें तो सातवाहन वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया हु स्टार्टेड टू रिलीज द लेड कॉइन्स फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सातवाहन जो थे वो उनके जो फर्स्ट रूलर थे, मतलब सातवाहन जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंडिया में लेड के कॉइन्स भी क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए। एक तरह से एक कमोडिटी मार्केट बन रहा था, पहले गोल्ड और फिर क्या, लेड। They were also the first rulers who started the practice of granting land to Brahmins and monks in lieu of their service। अगर आप कोई ब्राह्मण या monk सर्विस करता है, they were also the first rulers who started the practice of granting land to Brahmins and monks in lieu of their service। तो ब्राह्मण जो थे और जो monk थे उनको भी क्या हुआ, सरकारी जमीन मिलने लगी सरकार की तरफ। और आएंगे और 2 लेक्चर के साथ क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सीरीज में और किस सब्जेक्ट के लिए बनाऊं ये आप बता दो। और हाँ, इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाऊंगा आपसे बहुत जल्दी ही, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और कोई सवाल या सुझाव है तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस में और कुछ क्या करना चाहिए, आपको ऐड करना चाहिए, अगर उस तरह से आपको वीडियो नहीं लगती, जिस तरह से काफ़ी एकदम पूरे मटेरियल के साथ जो वीडियो जाती हैं, तो मुझे लगता है अभी इतना सारा रील्स है ऑलरेडी जिसपे पूरी तरह से म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ क्या हो रहा है, फ्लैशेस ऑन चल रही हैं, फ्लैश हो रहा है हर 5-5 सेकंड में। तो उतना बहुत ज़्यादा कंटेंट वो ऑलरेडी है। तो जब भी आपको चाहिए होता है कि नहीं थोड़ा सा ऊब आ रहा है, तो आप क्या करो, रील्स उठाओ और रील्स क्या करो, थोड़ी देर देख लो और देन बैक टू योर वर्क।